तो सोचिए लगभग आपका 450 घंटे हैं। तो क्या छोटे नंबर होते हैं क्या? बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और अगर आपने इतना कर लिया, अचीव कर लिया, तो मान के चलिए कि आपका आईटी एडवांस तो बड़े आराम से निकल जाएगा। आईटी मेन का पेपर आप सबने दे दिया है, दे दिया ना। अब हम लोग एडवांस की तैयारी के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आए हैं। और जब प्रॉपर तरीके से आए हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, और जब प्लानिंग के थ्रू करोगे तो आईटी को निकालना आसान होता है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं होगी तभी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बात में आगे, तो जो प्लानिंग आपकी मैंने किया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से प्रॉपर तरीके से 45 दिन फोकस करते हो तो मान के चलिए कि आईटी एडवांस में अच्छा स्कोर आप कर लोगे। बस में आगे, बस ये है कि जो 45 दिन हैं इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और जैसा मैंने प्लानिंग बनाया या डिस्कस करेंगे उसके एकदम रिजल्ट रहिएगा। और केवल 45 दिन इसको दे दो, और 45 दिन अगर आप दे देते हो तो मान के चलिए कि आपकी आईटी एडवांस निकल जाएगा, क्योंकि आप सब उसी लेवल पे हो कि एडवांस निकाल सकते हो। बस में आगे चलिए, ऐसा सोचते हैं अगर आईटी एडवांस का पेपर को आपको क्रैक करना है और 45 दिन आपके पास टोटल मौजूद हैं। बस में आगे, 45 दिन क्यों बोल रहे हैं? हम आज से चीज़ों को चालू कर रहे हैं। आज डेट कितना है? 17 अप्रैल, ठीक है। और लास्ट जो ख़त्म करेंगे वो मई में। और मई कितने दिनों का होता है? 30 से 31 तो 31 मई। तो अगर इन टोटल दिनों को देखोगे तो टोटल डेज आते हैं 45। बस में आगे, तो कुछ प्लानिंग ऐसे बनाई गई है कि जिन इन 45 डेज़ में अब प्रॉपर तरीके से आईटी एडवांस की तैयारी कर लोगे। बस में आगे, अब तैयारी करना है तो ये तो सबको मालूम है कि भाई पढ़ना है। बस में आगे, तैयारी करना है तो सबको मालूम है पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो प्लानिंग होनी चाहिए। बस में आगे, अभी तक आप लोगों ने कोचिंग में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है। बहुत सारे बच्चे एलएन वाले हैं, ठीक है, कुछ रेजोनेंस वाले भी थे, ठीक है, या हमारे से भी कहीं ना कहीं पढ़े हो। तो पढ़ाई तो आप रेगुलर कर ही रहे हो, पढ़ाई तो रेगुलर कर ही रहे हो। बस उसी पढ़ाई को एक चैनलाइज्ड वे में आगे बढ़ाना है। और चैनलाइज्ड वे में कैसे आगे बढ़ाना है अब ध्यान से समझिएगा। एक हमको फिजिक्स, एक हमको केमिस्ट्री, एक हमको मैथ्स, तीनों के लिए टाइम देना है। बस में आगे, तीनों के लिए टाइम देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार दे रहे हैं और 2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, या 2 को दे रहे हैं तीसरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आईटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि हर बच्चा कहता है कि आईटी में केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, लेकिन टाइम सबसे कम केमिस्ट्री को देता है। बस में हर बच्चे जो होते हैं 99% यही कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, और सबसे कम टाइम केमिस्ट्री को देते हैं। बस में आगे, इवन कभी इंडिविजुअल टीचर्स को पकड़ना होता है तो मैथ्स को, फिजिक्स को पकड़ते हैं और केमिस्ट्री सोचते हैं कि आसानी से लग जाएगा, ठीक है, वो आसानी से लग जाएगा। तो आसानी से लग जाएगा तो लास्ट तक बीमारी पालते रहते हैं और लास्ट में जाकर सोचते हैं कि बस मेरा काम हो जाए। बस में आगे, लेकिन अब उस बीमारी में एक प्रॉपर तरीके से 45 दिन मतलब तीनों को बराबर देना है या थोड़ा सा केमिस्ट्री को ज़्यादा देना है। बस में, हाँ, केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा देना है, उसके पीछे रीज़न बताएंगे क्यों देना है। बस में आगे, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तीनों आपको पढ़ना है। बस में आगे, और पढ़ाई कहाँ से करनी है? एक हमारा जजमेंट होगा पास्ट पेपर्स के थ्रू। अगर हम पास्ट पेपर्स को प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस में आगे, और पास्ट पेपर अच्छी बात क्या है कि 2013 से लेकर 2022 आईटी की वेबसाइट पे है। और जो 2013 से लेकर 2022 तक पेपर को देखोगे तो कितने साल हो गए? यार आईटी एडवांस की तैयारी कर रहा है यार, कम से कम ये तो गलती ना कर। 9 10 13 भी है, ठीक है, आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 22 में से 13 मतलब घटा दिया, तुरंत 9 बोल दिया, और 8 किस हिसाब से बोला था, ठीक है। हाँ, तो 9 तो दिख रहा है लेकिन 13 भी इसके अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल का पेपर्स आपके पास हैं। और अच्छी बात क्या है कि सुबह शाम 2 शिफ्ट हैं, और जो सुबह शाम 2 शिफ्ट है तो इनडायरेक्टली सुबह शाम को मिला दिया जाए तो 10 दूना 20 पेपर्स हैं, 20 पेपर्स हैं। और जब 20 पेपर्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि हर पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन इसके, 20 इसके, 20 इसके। बस में आगे, दोनों पेपर्स में कभी कभी 60 भी हुए हैं, कभी कभी 54 भी हुए हैं, कुछ 18 की कम्बिनेशन भी है, कभी कभी 20 का कम्बिनेशन भी है। तो 20 का मान लेते हैं तो 60 हो गया, 18 का कर लेते हैं तो 54 हो गए। हम और गिरे लेवल पे आते हैं, हम मान लेते हैं कि 85 क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन। बस में आगे, कुछ में 18 है, कुछ में 20 है।
कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए तो 60 है, इधर 54 है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं 50 ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? 50 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब 50 पेपर्स हैं, सॉरी 50 क्वेश्चंस हैं और 20 पेपर्स हैं। मतलब कह सकते हो कि 1000 क्वेश्चन तो आपको केमिस्ट्री में दिख रहे हैं, 1000 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में दिख रहे हैं, 1000 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में दिख रहे हैं, 1000 क्वेश्चन आपको मैथ्स में दिख रहे हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि 3000 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आईटी ने आपको दे रखा है कि देखो भाई इतना लगा लो, आपकी तैयारी अच्छी हो गई। बस में आगे मतलब केमिस्ट्री में भी अगर मैं 50 बोल रहा था और 50 × 20 मतलब 1000 क्वेश्चन हो गए या नहीं हो गए, तो इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में भी हो गए, फिजिक्स में भी हो गए, मैथ्स में भी हो गए। तो 3000 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ पड़े हुए हैं। बस में आगे जिसको हो सकता है बच्चा इधर उधर नेगलेक्ट करता है, लेकिन 30,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। बस में आगे 3000 क्वेश्चन एक बड़ा नंबर होता है, और जो बड़ा नंबर होता है तो इनको आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ाते भी हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कोचिंग में जब बच्चा पढ़ता है तो उसे मालूम नहीं होता है कि यार पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। उसको नोट्स में जितना दिखाई देता है उसको लगता है सब हमारे काम का है। बस में आगे और नोट्स में कोई टॉपिक ज़्यादा लिखा हुआ हो तो उसको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कम लिखा हुआ है उसको लगता है ये कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियलिटी से कभी कभी दूर रह जाता है, तो रियलिटीज़ आपको जो बताएगा वो कौन बताएगा? ये क्वेश्चन। बस में आगे अगर 3000 क्वेश्चन तुमने प्रॉपर लगा लिया तो मान के चलो कि आप रियलिटी के इर्द गिर्द घूम रहे थे और रियल प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई। बस में आगे दूसरा, हम जिस कोचिंग से पढ़ाई किए हैं उन कोचिंग के मॉड्यूल्स को क्यों छोड़ें? क्योंकि इसी से हमने प्रैक्टिस की हुई है, और इसी से अगर प्रैक्टिस की हुई है तो इसका मतलब अगर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में अगर मान के चलते हैं कि 10-10 भी मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, 10-10 भी मान के चलते हैं कि 10-10 भी मॉड्यूल्स होंगे, 10 मॉड्यूल्स भी अगर इसके अंदर हैं, बस में आगे 10 मॉड्यूल्स भी अंदर इसके अंदर है, और इन मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स भी अलग अलग होंगे, और चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे या नहीं होंगे। तो इसका मतलब इनके अंदर भी अगर मान के चलते हैं कि नियर अबाउट 3000 के आसपास एक ये 10-10 मॉड्यूल्स में इनके क्वेश्चंस हैं, एवरेज मान लेते हैं 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो इनमें भी हम 3000 सारा नहीं करेंगे, 3000 इनके, 3000 इनके, 3000 इनके, तो 9000 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और जब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 9000 क्वेश्चन को करें, तो हम कैसे करें? हम सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके कुछ को अवॉइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 के मल्टीप्लिकेशन में जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको लगाएंगे, और जब 3 के मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे तो इनडायरेक्टली 2000 क्वेश्चन वैसे ही निकल गए, और बचे कितने? 1000। तो इसमें अच्छे बुरे सारे आ जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे वो भी आ जाएंगे, बहुत बुरे होंगे वो भी आ जाएंगे, तो अच्छे बुरे सब लगा लोगे। तो अच्छे बुरे सब लगा लोगे तो अब इसका मतलब 1000 क्वेश्चन तुमने केमिस्ट्री, 1000 क्वेश्चन फिजिक्स, 1000 क्वेश्चन मैथ्स, तो क्या इनडायरेक्टली यहाँ से भी 3000 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मिल गए या नहीं? मिल गए, नहीं मिल गए? तो इसका मतलब तुमने प्रॉपर तरीके से मॉड्यूल्स को भी एक राउंड में लगा लिया, प्रॉपर तरीके से पास्ट पेपर भी एक राउंड में लगा लिए, और 6000 क्वेश्चन बन गए। बस में आगे अब सोचिए, हमारे पास ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हमारे पास है क्या? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और टाइम हमारे पास केवल 24 घंटे का है। टाइम हमारे पास कितना है? 24 घंटे का है, और इसी 24 घंटे में हमको पढ़ाई करनी है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि 20 घंटा पढ़ लेंगे? हाँ, सोच रहे हो तो गुनाह कर रहे हो। ठीक है, 20 घंटा केवल पेपर पे हो सकता है, रियल में नहीं होता है। बस में आगे कितने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि 16 घंटे पढ़ लेंगे? ये भी केवल थ्योरेटिकली लगता है, रियलिटी से बहुत दूर होता है। बस में आगे एक दिन चलो जोश आया और आपने पढ़ाई कर लिया, एक दिन पॉसिबल है, अगले दिन भी पॉसिबल है, लेकिन तीसरे दिन आपका मेंटल लेवल इस लेवल तो हो जाएगा कि धीरे धीरे रेस्ट के मूड में चला जाएगा और मन करेगा चलो सो जाते हैं, और एक दिन भी सो गए तो कहीं ना कहीं एवरेज में मेंटेन कर देता है और रहा सहा कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है। तो कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए जिसको आप इस 45 दिन डेली बेसिस पे कर पाओ। बस में आगे ऐसे कुछ प्लानिंग करो जो डेली बेसिस पे लगा पाओ। तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो इनडायरेक्टली 2 शिफ्ट में काम करता है। ठीक है, नॉर्मली जो प्रोफेशंस होते हैं वो सारे प्रोफेशन क्या होते हैं? एक शिफ्ट में काम करता है, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो 2 शिफ्ट में काम करता है। वो कौन सा होता है?
हाँ, कोचिंग वाले टीचर्स। बस में आगे एक प्रोफेशन क्या है, लोग 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 4 बजे चले आते हैं। बस में आगे उनका वो शिफ्ट होता है। लेकिन कोचिंग वालों का शिफ्ट क्या होता है, 7 बजे से 1 बजे और 3 बजे से 8 बजे, या 8 बजे से 1 बजे और 3 बजे से 8 बजे। तो 5 घंटा उधर है, 5 घंटा इधर है। तो इसका मतलब जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है और 2 शिफ्ट में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ा लेते हैं। बस में आगे तो कुछ ऐसी प्लानिंग करना है कि जिस प्लानिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 शिफ्ट को हम यूज़ करें और 2 शिफ्ट का यूज़ करके इनके ऊपर हमारा कमांड बना लें। बस में आगे तो जो हमारी क्लास की टाइमिंग है इसी को प्रॉपर चाहो तो आप बना सकते हो। तो है क्या, एक सुबह 7 से लेकर 8:30, फिर 8:45 से लेकर 10:15, फिर 10:30 से लेकर 12। एक स्लॉट में ये ख़त्म हो गया। आप अपने आप को गैप दे दो, थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद फिर से आ जाओ 4 बजे, 4 से लेकर 5:30, फिर 5:45 से लेकर 7:15 और 7:30 से लेकर 9। बस में आगे तो इसका मतलब 4.5 घंटे आपने इधर दे दिए, 4.5 घंटे इधर दे दिए, कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। 4.5 घंटे इधर दे दिए, 4.5 घंटे इधर दे दिए, कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। और आपकी क्लासेस जो मैंने बुला रखी है 12:30 से 2, ये बुला रखी है। तो इसका तो 1.5 घंटा यहाँ हो गया, और जब 1.5 घंटा यहाँ हो गया तो आपके पास लगभग 10.5 घंटे हो गए, 10 घंटा 30 मिनट हो गया, नहीं हो गया। तो केवल आप इतना ही दे दो, बस में आगे केवल आप इतना ही दे दो 10.5 घंटे। और अगर आप 10.5 घंटे दे देते हो तो आप प्रॉपर सो भी रहे हो, देख रहा ना, प्रॉपर क्या है 9 से 7, प्रॉपर मेंटल लेवल पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, आराम से सो सकते हो, ठीक है। और एकदम दिमाग में थॉट्स के साथ सोच सकते हो कि यार हमने 10.5 घंटे पढ़ाई की है, बस में हाँ सो जाओ, क्या दिक्कत है। कंप्यूटर को जितना ज़्यादा रेस्ट मिले उतना ही बॉडी या कंप्यूटर ज़्यादा एक्टिव काम करता है। बस में आगे तो पढ़ाई करो, सो खाओ, पढ़ाई करो, सो खाओ, पढ़ाई सो खाओ, सो, ये तो करना है, और क्या करना है। आज जो कोटा आए हो और आपको IT एडवांस निकालना है तो आपका काम ही क्या है, ये तो काम है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, और कोई काम है क्या। क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्या खेलना है, कुछ भी नहीं खेलना है। आपका काम क्या है, पढ़ना है, खाना है, सोना है। मतलब एनर्जी चाहिए जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करे। बस में आगे हमको एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए जिससे हम जब जगें तो प्रॉपर माइंड एक्टिव रहे, हम उसको काम कर पाएँ। और जो एक्टिव माइंड में ही एक्टिव काम करना है, और जो एक्टिव माइंड में एक्टिव काम करना है तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे। लेकिन जब आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो इफेक्टिव काम कैसे करोगे। पास में आगे तो इफेक्टिव काम करने के लिए पहले तो ये प्लानिंग प्रॉपर तरीके दिमाग में बैठा लेना है कि 7 से 8:30 15 मिनट का गैप, फिर 8:45 से 10:15 15 मिनट का गैप, फिर 10:30 से 12, फिर थोड़ी देर के लिए गैप, फिर उसका 12:30 से 2, फिर आराम से 2 से 4 खाना वाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर 4 बजे से फिर से 4 से 5:30, फिर 5:45 से 7:15, 7:30 से 9। मतलब कहीं ना कहीं 4.5 घंटा यहाँ, 4.5 घंटा यहाँ, और उसका 1.5 घंटा यहाँ आपने पढ़ लिया। अब इसमें भी डिवाइड करना है, कैसा डिवाइड करना है, इसमें आप चाहिए इस टाइम को यूज़ करिए फिजिक्स में, इसको यूज़ करिए केमिस्ट्री में, इसको यूज़ करिए मैथ्स में। बस में आगे इसी तरह यहाँ भी यूज़ करिए फिजिक्स में, यहाँ यूज़ करिए केमिस्ट्री में, और यहाँ यूज़ करिए मैथ्स में। बस में क्यों करिए, इसके पीछे भी रीज़न है। बस में आगे रीज़न क्या है, अगर रात को केमिस्ट्री पकड़ने की कोशिश किया तो धीरे धीरे सो जाओगे, और सुबह पकड़ने की कोशिश किया तो आलस से करेगा, मन ही नहीं करेगा केमिस्ट्री को छूएं। बस में आगे तो इसीलिए पहले कुछ कैलकुलेशन के थ्रू अपने आप को अपने इंटरेस्ट जोन में लाओ, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट जोन है, ये आपका इंटरेस्ट जोन है। तो इंटरेस्ट जोन के थ्रू पहले किताब तक पहुँच जाओ, किताब कॉपी तक पहुँच गए, पढ़ना चालू कर गए, जितनी भी नींद थी वो गायब हो गई, तुमने टाइम देकर फिजिक्स पढ़ लिया। बस में आगे अब उसके बाद नींद खुल चुकी है, उसको अप्लाई करो केमिस्ट्री में। बस में आगे मैथ्स को भी पहले नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन खाता है, और जो कैलकुलेशन ज़्यादा खाता है तो कभी कभी एक ही क्वेश्चन 20 मिनट 25 मिनट तो मैथ्स में लगे हुए हो। बस में आगे लेकिन फिजिक्स में रिलेटिवली कम कैलकुलेशन होता है, तो ये भी खाएगा, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट खाएगा, लेकिन ये खाएगा तो हो सकता 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खाएगा। बस में आगे तो इसलिए पहले पकड़िए फिजिक्स, फिर पकड़िए केमिस्ट्री, फिर पकड़िए मैथ्स। बस में आगे
और केमिस्ट्री को 2 बार इससे फ़ायदा क्या हुआ, या इनडायरेक्टली 3 बार से फ़ायदा क्या हुआ। ऑर्गेनिक वाला काम यहाँ हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला काम यहाँ हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री वाला काम यहाँ हो गया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला काम यहाँ हो गया। बस में आगे केमिस्ट्री को इस तरह डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ, इस तरह से डिवाइड करने से फ़ायदा ये भी हुआ कि आपने यहीं पर केमिस्ट्री को इंडिविजुअली टाइम दे दिया। आपने फिजिकल केमिस्ट्री को भी टाइम दे दिया, आपने इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टाइम दे दिया, और आपने यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टाइम दे दिया। बस में आगे कोचिंग खोलता होगा तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के 3 लोग दिखते हैं, एक मैथ्स का दिखता है, एक फिजिक्स का दिखता है। थोड़ा और अच्छा बनाना होता है, 3 केमिस्ट्री के देखते हैं, 2 फिजिक्स के देखते हैं, 2 मैथ्स के देखते हैं। बस में आगे तो इनडायरेक्टली ऐसे ही सोच लो कि केमिस्ट्री के 3 लोग हो गए, ये फिजिक्स के 2 लोग हो गए, और ये मैथ्स के 2 लोग हो गए। बस में आगे तो इनडायरेक्टली आपने केमिस्ट्री को भी 4.5 घंटे दे दिया, मैथ्स को भी आपने 3 घंटे दे दिया, और फिजिक्स को भी 3 घंटे दे दिया। अभी आपने 3 घंटा दिया, और पहले तो आपने पता नहीं कितने इनफाइनाइट घंटा दे रखा है। बस में आगे मतलब मेन के पहले, या जब तक केमिस्ट्री नहीं पकड़े थे तब तक केवल यही तो पकड़े थे, और सारा टाइम कौन खा रहा था, हाँ मैथ्स और फिजिक्स। तो बहुत सारा टाइम जब मैथ्स फिजिक्स खाया था तो इसका तो इंटरेस्ट तो था ही, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है। तो कॉन्फिडेंस जो बढ़ाई है उसको आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस गिराया है वो किसने गिरा रखा है, केमिस्ट्री में। और जो केमिस्ट्री ने गिरा रखा है तो केमिस्ट्री को थोड़ा वक्त ज़्यादा दे दो, और केमिस्ट्री को वक्त देकर प्रॉपर तरीके से मतलब उसको भी स्कोर अच्छा बना लो। बात में आगे इस टाइमिंग में से कोई दिक्कत, और ये टाइमिंग रिजिड होनी चाहिए। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, रिजिड, कि मतलब इस टाइम पे पकड़ रहे हैं मतलब एकदम हम फॉलो करना है, मतलब कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। 7 बजे मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से टेबल पे बैठ जाएं। बस में आगे हाँ कुछ है नहीं, सुबह बने अभी इसी समय, क्योंकि याद क्यों कह रहा हूँ कि अभी अचानक माइंड थोड़ा सा आलस से निकल कर आया है, पढ़ने की कोशिश किया है, लेकिन हल्की फुल्की भी आलस से अगर रह गई होगी और इनऑर्गेनिक पकड़ लिया तो फिर से सुला देगा। बस में आगे तो नॉर्मली जो लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ के सुबह सबसे पहले याद करने वाला पाठ करना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय ठीक है जब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, लेकिन अब कहाँ उठते हैं। बस में आगे तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक तो जगह रहते हैं, तो 12 बजे 1 बजे तक जगह रहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उन किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, 4 बजे वाला टाइम कौन सा होता है। बस में आगे तो इसका मतलब हम जो कर सकते हैं वो करें, और हमें हमारी कमियां मालूम हो, हमारी स्ट्रेंथ मालूम हो तो उसको अप्लाई करते हुए अच्छा से कर सकते हैं। तो कमियां हमें मालूम है कि रात को हम ज़्यादा देर तक जगेंगे तो सुबह सोएंगे। बस में आगे और जब सुबह सोएंगे किसी तरह से ऐसी चीज़ जो मुझे फिर से सुला सकती है उसे अवॉइड करें। तो केमिस्ट्री सुला सकती है तो अवॉइड करें, थोड़ा बहुत अवॉइड किया, थोड़ी बहुत और पॉसिबिलिटी आ सकती थी इनऑर्गेनिक में, उसे भी अवॉइड करें। बस में आगे तो जहाँ अवॉइड हो गया, और दोपहर में इस समय नींद नहीं आती है, और जब इस समय नींद नहीं आती तो प्रॉपर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। बस में आगे तो फिर से बोल रहा हूँ कि इस टाइम को तो प्रॉपर तरीके से पहले रिजल्ट बना लीजिएगा कि इस टाइम पे हमको पढ़ना है। 2 से 4 खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो। लगातार ये 4.5 घंटा पढ़े हो यार, रेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है? ये 4.5 ही क्या 6 घंटा पढ़े हो, 15-15 मिनट का गैप छोड़ दें और यहाँ आधे घंटे का गैप छोड़ दें तो आपने लगभग 6 घंटा पढ़ा है। तो 6 घंटा पढ़ा तो नाश्ता खाना वाना खाओगे ना, तो लंच करोगे तो प्रॉपर लंच करो। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद फिर अपने आप को मोटिवेट करो कि कैसे मुझे आगे प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है। कहाँ नहीं कोचिंग क्लासेस हो तो उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लेना, मतलब तुम्हारी क्लासेस जो भी होंगी उस हिसाब से ऐसे डिवाइड कर लेना कि हमको ऐसी टाइमिंग मिल जाए। बस में आगे क्योंकि हम एक रैंडम हमने बनाया उनके लिए जो भी कहीं कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर किसी के क्लास है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, और मॉडिफिकेशन करके इन चीज़ों को ऐसे बना लेना कि जिससे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को प्रॉपर टाइम मिल जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारी क्लासेस कर रखी हैं, अब उनको प्रॉपर अपने लिए टाइम देना है, और जो अपने लिए टाइम देना है तो उसके लिए ये वाली हेल्पफुल होगी। दूसरा, किसी भी वजह से अगर इस टाइमिंग में दिक्कत आती है तो रात अभी बाकी है। बस में आगे किसी भी वजह से अगर इसमें दिक्कत आती है, वजह कोई भी हो सकता है, वजह हो सकता है आपके बगल वाला आपके कमरे में आ गया, भगा नहीं सकते हो क्योंकि आप सोशल हो। बस में आगे मम्मी आ गई, पापा आ गए, कोई रिलेटिव आ गया, या आपको ही कहीं जाना पड़ गया। बस में आगे
तो इन्हीं टाइम में से जाओगे और कहाँ से जाओगे। तो इसका मतलब आप अपने आप को पहचानिए कि मैंने कौन सा टाइम वेस्ट हुआ है किसी भी वजह से, उस टाइम को हम इस समय यूज़ करेंगे। बात में आगे। और लगभग 11 बजे तक का टाइम मान के चलिए कि 11 PM ये 2 घंटा है, ये हमारे लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। बस में आगे कि किसी वजह से आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर मैंने ख़राब किया हुआ है या किसी वजह से हो गया है ना चाहते हुए भी, तो ये हमारे लिए सपोर्टिंग है। और जो सपोर्टिंग है तो इसका मतलब क्या है कि 2 घंटा एक्स्ट्रा हमारे पास भी है, और 2 घंटा एक्स्ट्रा हमारे पास है। हमारी आदत ऐसी है रात तक जगने वाली, और रात तक जगने वाली आदत है, हम यहाँ पर जग सकते हैं। और जो जग सकते हैं तो इसको यूज़ करिए। हमारी आदत नहीं है कि सुबह उठने वाली, तो भूल के भी ऐसा मत करिएगा कि 5 बजे का अलार्म लगा दें और 5 बजे उठेंगे। नहीं तो 5 होगा, फिर 5:05 होगा, फिर 5:10 होगा, फिर 5:15 होगा, फिर 16 होगा, 18 होगा, फिर होगा वो 6:10 ही। बस में आगे 6:15, वो तब तक अवॉइड करोगे जब तक अवॉइड हो सकता है। तो इसलिए इनको यूज़ करिए और इसका बफर में रखिए कि किसी वजह से इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। और इसको पेपर पे लिखिए भी। मतलब अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ कि 17 अप्रैल है और कल से अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो जितने बजे पेपर में बैठ गया पढ़ने उस टाइम को, और जितने बजे उठ रहा हूँ उस टाइम को पेपर पे नोट करिए। फिर बैठना, फिर उठना नोट करिए, फिर बैठना, फिर उठना नोट करिए। और रात को सोने से पहले देख लीजिए कि क्या 10.5 घंटे हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस में आगे अगर 10.5 घंटे हो गए हैं तो आराम से अपने आप को एक 5 स्टार खिलाइए। बस में किटकैट खिलाइए कि आज का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया है। बस में आके घर में कोई छोटा भाई बहन हो उसे भी खिलाइए और उसे कहिए कि तू बोल कि कल भी मेरा अचीव हो। बस में आगे। और कहीं ना कहीं एक टारगेट अचीव हुआ, अपने आप को कहीं ना कहीं एक बोनस दीजिए, और बोनस देकर अपने आप को मोटिवेट करिए कि कल मैं फिर खाऊंगा। और किसी वजह से ना कर पाएँ तो अपने आप को पनिशमेंट भी दीजिए। नहीं, चॉकलेट नहीं, उस दिन एक छोटी सी मिर्ची भी खाइए, हरी वाली। बस में आगे कि अगर हम कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, तो इसका मतलब चॉकलेट खाइए, और नहीं अचीव कर पाएँ किसी वजह से तो अपने लिए मिर्ची भी रखिए। बस में आगे चॉकलेट ना खाएं या 2 खाएं ये नहीं, मतलब अच्छा हो तो हमको बेनिफिट मिल रहे, तो लॉस हो तो उसका लॉस का हर्जाना भी तो होना चाहिए। तो एक हरी वाली मिर्ची भी खाएं कि ये इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट करेगा कि भाई कल के डेट में चॉकलेट खाना है, मिर्ची नहीं खानी है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये मोटिवेशन लेवल भी रखिए कि क्यों हम पढ़ाई करें, और हमारा अगर टारगेट अचीव हुआ है तो हम ही अपने आप को मोटिवेट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। बस में आगे यूट्यूब की वीडियो देखकर मोटिवेट हो गए तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, लेकिन डाइवर्जन ज़्यादा है। बस में आगे। लेकिन अगर खुद का मोटिवेशन लेके कर रहे हो तो डाइवर्जन थोड़ा कम रहता है। तो चॉकलेट भी खुद को दीजिए, छोटे भाई बहन को दीजिए, दोस्तों को दीजिए, लेकिन मिर्ची भी, अब मिर्ची उनको नहीं देना है। मिर्ची केवल अपने लिए रखना है। बस में आगे ना कर पाएँ तो मिर्ची खुद खाएं, ये नहीं कि उनको बांटते फिरें। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई पढ़ाई वाला काम। बस में आगे। अब यहाँ हाँ, अब ये तो हो गया, मैंने ये बोल दिया बेटा कि 3000 क्वेश्चन आपको हो गए रियल पेपर से, 3000 क्वेश्चन हो गए लगभग आपकी कोचिंग से। बस में आगे। अब जो कहानी आई वो आई ऑर्गेनिक वाली। तो ऑर्गेनिक में यहाँ तो हम प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कशन करा ही रहे हैं पेपर्स के, लेकिन इसके अलावा हम आपको एक बुक देंगे जिसका नाम होगा 10 का दम। इस 10 के दम वाले बुक में क्या है कि 10-10 क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे कहने कहीं बने होते हैं। बस में आगे। तो इस पर्टिकुलर को मुझे रेफरेंस लिया था आईटी के 2013 से लेकर 2022 तक के रियल पेपर से। इन्हीं रियल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को थोड़ा आगे पीछे मॉडिफाई करके एक से दूसरा, दूसरे तीसरा करते हुए 10 क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, चलिए इधर बातें नहीं करो बेटा, सुनो। तो इसी को लेकर एक से दूसरा, दूसरे तीसरा करते हुए 10 क्वेश्चन को सेट किया है। तो इनडायरेक्टली रियल पेपर्स जो यहाँ आप लगा रहे हो, इसके अलावा जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन बन सकते हैं उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से आपने देख लिया। और चूँकि ये नंबर में 101 है, टोटल 101 है और सब में 10-10 क्वेश्चन है, तो नियर अबाउट 1000 क्वेश्चन आप यहाँ से भी लगा चुके हो। बस में आगे। तो 1000 क्वेश्चन जो चैप्टर के मिक्सिंग वाली हो सकती थी वो भी आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया। 3000 क्वेश्चन लगभग आपने ये कोचिंग से देख लिए, और 3000 क्वेश्चन आपने नियर अबाउट लगभग आपने रियल पेपर से देख लिए। तो ये 45 दिन के अंदर ये 7000 का नंबर अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर होता है। बस में आगे। आपको इधर उधर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस में आगे।
पेपर्स अगर हमारे बन जाएं उसके बाद भी हमें पेपर्स को छोड़कर नोट्स पे नहीं आना है। पेपर्स बन जाए, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, यहाँ क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन बना लिया, सुनो सुनो वही बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन बना लिया। अब क्वेश्चन बनाने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बाद लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट और इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, और पढ़ने के बाद इनके चारों ऑप्शंस को भी देखो, और चारों ऑप्शन को देखने के बाद पहचानने की कोशिश करो कि क्या इनमें कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिनका स्ट्रक्चर मुझे मालूम नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे मालूम नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट में कोई वीकनेस है तब तुरंत कॉपी खोलिए और कॉपी खोल के इसके कॉन्सेप्ट को वहीं से रिवाइज कर लिए। कोई अगर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तुरंत कॉपी खोलिए, उस इन्फॉर्मेशन को वहीं पर याद कर लीजिए। बस में आगे, मतलब हमें क्वेश्चन को ओरिएंटेड लेते हुए अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि नोट्स तो आप लगातार पढ़ चुके हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इन्होंने एनसीईआरटी 5 बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, मेडिकल वाले गाते रहते हैं 20 बार पढ़ लिया। अभी 20 की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? बस में आगे, 20 की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई? बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि नोट्स को तो हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए करना क्या है? क्वेश्चंस को देखना है, लगाना है, लगने के बाद हमारा आंसर आ जाए, खुश नहीं होना है। खुश केवल इतना ही होना है कि हमसे क्वेश्चन बन गया, लेकिन साथ साथ इसके चारों ऑप्शन को भी देखना है, और ऑप्शन को देखकर ये पता करने की कोशिश करनी है कि इनमें से कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो मुझे नहीं आता है। बस में आगे, उन पर्टिकुलर्स को भी पहले पहचानिए और उनको भी प्रॉपर तरीके से याद करिए। इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि इसके कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम है या नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो तुरंत नोट्स को खोलिए और नोट्स को खोलकर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं, कुछ क्यों करना पड़ेगा? मेंस का पहले किया नहीं है क्या? तब मेंस तुम 2 दे चुके हो, फरवरी का भी दे चुके हो, अप्रैल का भी दे चुके हो, अब कितनी बार करोगे? बस में आगे, तो तुम थ्योरी जितना पढ़ना था बेटा पढ़ चुके हो, इन क्वेश्चन को जितना लगाना था लगा चुके हो, फिर से बार बार थ्योरी नहीं करनी है। जिस थ्योरी में दिक्कत है उसको क्वेश्चंस के थ्रू पहचानना है। जिस भी थ्योरी में दिक्कत है उसको क्या करना है? क्वेश्चन के थ्रू पहचानना है। और एक बार हमको पहचान में आ गया कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो पहले उस दिक्कत को हटाओ। जैसे मान लो अभी क्वेश्चन करेंगे, अमीनो एसिड आ गया, अगर हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है? याद करना है। बस में आगे, अगर मान लो पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर याद नहीं है तो क्या करना है? याद करना है। बस में आगे क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन ऐसा जिसका डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर मुझे याद नहीं है तो क्या करना है? याद करना है। नहीं, ईयर वाइज अभी ईयर वाइज कराऊंगा मैं, ठीक है? ईयर वाइज क्वेश्चन करना है। मैंने क्या बोला? ईयर वाइज क्वेश्चन करना है। ईयर वाइज क्वेश्चंस करने हैं और कोचिंग्स के मॉड्यूल्स एक पकड़ के रिलेटिवली उसको ख़त्म करते चले जाना है। हाँ, कोचिंग का तो मॉड्यूल चैप्टर वाइज ही करोगे ना, इनका तो चैप्टर वाइज करोगे, और पेपर ईयर वाइज करोगे। जैसे 2013 पेपर 1, 2013 पेपर 2, फिर 14 1, 14 2, 15 1, 15 2, ये पेपर ईयर वाइज करते चले गए। और कोचिंग का मटेरियल जो है, हाँ क्यों देना पड़ेगा? होगा ना, जो पेपर लगाओ, फंसो तो नोट्स को खोलो। तुम्हारा रियल टेस्ट थोड़ा नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं मानना है। तुम क्वेश्चंस लगाओ, फंसो, नोट्स खोलो, क्वेश्चन लगाओ, फंसो, नोट्स खोलो। टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट तो बहुत सारा दे चुके हो, अपनी कमियों को पहचानना है। बस में आगे, और जब कमियों को पहचानना है तो कमियां कैसे पहचानोगे? क्वेश्चंस करो, फंसो, नोट्स को देखो, उसके अगल बगल के सारे कॉन्सेप्ट को सीखो। सीखने के बाद फिर नए क्वेश्चन पे आओ, नए क्वेश्चन को देखो, उसमें कुछ फंसते हो फिर नोट्स पे आओ, नोट्स को रिवाइज करो, देखो ये तैयार हो गया, फिर अगले क्वेश्चन पे आओ और धीरे धीरे कहीं ना कहीं करते चले जाओ। बस में आगे, इसी तरीके से आपको करना है बेटा। और अगर ये 45 दिन अगर आप करते हो, और मान के चलिए कि अगर मैं 10.5 घंटा बोला, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 घंटा भी मान लेता हूँ, तो सोचिए लगभग आपका 450 घंटे हैं। तो क्या छोटे नंबर होते हैं क्या? बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और अगर आपने इतना कर लिया, अचीव कर लिया, तो मान के चलिए कि आपका IIT एडवांस तो बड़े आराम से निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी लाइफ में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। और लकीली मैं जब MSc किया था और नेट का एग्ज़ाम देना था, उसके बीच में हमको लगभग 45 दिन ही मिले थे, ठीक है? और उसके बीच में 2-4 दिन और थे। जैसे मैंने आपको रेस्ट दिया, उससे मैंने भी अपने आप को रेस्ट दिया था कि MSc का जब पेपर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से जो नेट का एग्ज़ाम था उसमें लगभग 52 डेज़ के आसपास हमारे पास टाइम था, जिसमें हमने 7-8 दिन अपने आप को रेस्ट दे दिया था कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने के बाद 45 दिन का टारगेट बनाया था, और 45 दिन में केवल पेपर पे लिख कर 10-10 घंटा मुझे पढ़ना है, और 10-10 घंटा पढ़ाई करके मैंने ये 450 घंटे को अचीव किया था।
और सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये 4.5 घंटे अचीव करने की वजह से उस साल मेरा नेट निकल भी गया था। बस में आगे उस समय साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, वो भी निकल गया था। और उस समय में जो भी करंट में जॉब से रिलेटेड जो फॉर्म्स वगैरह भरे थे हर जगह लगभग हो भी गया था। तो कहने का मतलब ये कि ये 45 घंटे अगर आपने डेली बेसिस पे यूज़ कर लिए तो ये 450 घंटे बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो कल के डेट में आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। आईटी हो ना हो अलग बात है, लेकिन कल के डेट में रिग्रेट नहीं होगा कि यार मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। बस में आगे तो अगर पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी कि कमीशन निकल गए तो आईटी का सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। और ये नंबर्स बेटा फिर से बोल रहा हूँ अपने आप पे बहुत ज़्यादा है। बस में आगे कहानी समझ में आ गई। इसी प्लानिंग से हमको आगे बढ़ना है।